Hello children, hope all of you are excited to begin the new session. So today's topic is crop production and management, and the key elements are agriculture practices, steps of agriculture practice, storage and food from animals. अब पुराने टाइम से इंसान जो है वो सबसे पहले तो खाना इकट्ठा करता था, चाहे वो फूल पत्ते सब्जियां हो या फिर आपके सीड्स हों या एनिमल्स को मार के खाता था। और जो टूल्स अलग अलग यूज़ करता था वो भी बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही पुराने होते थे, जो कि पत्थर या स्टोन से बने होते थे। धीरे धीरे इंसानों ने ऑब्जर्व करा कि प्लांट्स या फ्रूट्स में से जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो नीचे अगर गिर जाते थे सॉइल में तो वो नए प्लांट्स या ट्रीज में ग्रो करते थे। इससे उनको आइडिया आया कल्टीवेशन का। तो ग्रेजुअली इंसानों ने रियलाइज करा कि आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, अपना खाना उगा सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या करा कि उन्होंने पौधे उगाने शुरू करे। धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि पौधे या पेड़ उगाने के लिए भी पानी की ज़रूरत है। तो उनकी जो सेटलमेंट्स हैं वो पानी जैसे कि नदी, लेक्स, पॉन्ड्स उनके आसपास बननी शुरू हो गई। अब ये सारा कब हुआ? लास्ट लाइन। ये सारी चीज़ें 10,000 साल पहले शुरू हो गई थी। अब जो एग्रीकल्चर का वर्ड है ना, ये लैटिन से मिला है, जिसमें दो वर्ड्स हैं। पहला है एग्री, जिसका मतलब कि फील्ड, और दूसरा वर्ड है कल्चरा, जिसका मतलब है कल्टीवेट करना या उगाना। सो द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। पुराने टाइम में जो एग्रीकल्चर के या फार्मिंग के लिए जो हम टूल्स या इम्प्लीमेंट्स इस्तेमाल करते थे वो बहुत ही आउटडेटेड थे और उनसे जो पैदावार है वो बहुत कम होती थी। आजकल जो हम मॉडर्न टूल्स इम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं उनसे जितनी भी क्रॉप है उनकी पैदावार बहुत बढ़ गई है। अब जो मेन फूड आइटम जो हमें पौधों से या प्लांट से मिलता है वो क्या है? वो है सीरियल्स यानी कि अनाज, और दालें यानी कि आपके पल्सेस। जो अनाज है ना वो बड़ी बड़ी घासों में जो न्यूट्रिशियस सीड्स उगते हैं उनसे मिलता है। उनको उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं और उनसे हमें उनकी पैदावार मिलती है। और ये वाले जो ग्रेन्स हैं ना इनके अनाज के, इनके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारा फाइबर। और जो दालें हैं उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं, और इनके जो बीज या सीड्स जो हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, इनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। नाउ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। अब आते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे। अब एग्रीकल्चर क्या है? अगर आप किसी एक तरह के क्रॉप को आप उसके बीज बोते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, जब उनके प्लांट्स निकलने शुरू होते हैं और जब ये पौधे मैच्योर हो जाते हैं तो इनकी जो क्रॉप है आप उसको हार्वेस्ट करते हैं, आप उसको निकाल लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। अब इस एक्टिविटी में कुछ दिन, कुछ महीने भी लग सकते हैं। अब इनमें क्या है कि आपको प्लांट्स ग्रो करने हैं, उनकी देखभाल करनी है। इन क्रॉप्स में से जिनसे हमें खाना मिलता है, जिनसे हमें खाने की चीज़ें मिलती हैं, उन्हें कहते हैं क्रॉप प्लांट्स। और इंडिया में जो क्रॉप प्लांट्स हैं ना वो मौसम के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई करे जाते हैं। अब इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की ज्योग्राफिक लोकेशंस हैं। वहाँ की टोपोग्राफी मतलब कि वहाँ की जो धरती है वो अलग तरह से नज़र आती है और अलग तरह का क्लाइमेट होता है। तो हर जगह के क्लाइमेट और टोपोग्राफी के हिसाब से वहाँ पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। अब अगर क्रॉप्स को क्लासिफाई करना है तो वो मेनली दो कैटेगरीज हैं। पहली हमारी आती है खारिफ क्रॉप्स की। ये वो क्रॉप्स हैं जिनके बीज आप रेनी सीजन यानी कि जून और जुलाई में इनके बीज बोते हो और इनकी हार्वेस्टिंग होती है अक्टूबर नवंबर में। खारीफ के जो कॉमन क्रॉप्स हैं उनमें आता है पैडी यानी कि आपका चावल, फिर आता है मेज यानी कि मक्का, फिर बाजरा, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, मिलेट एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारा आता है रबी क्रॉप्स। ये क्रॉप्स के जो बीज हैं इनको विंटर सीजन में यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और इनकी हार्वेस्टिंग होती है मार्च अप्रैल में। इनमें जो कॉमन क्रॉप्स हैं वो है वीट यानी कि गेहूं, ग्राम, पी, मस्टर्ड और
लिंसीड। अब एक और वैरायटी या किस्म आती है जिसे कहते हैं जेड क्रॉप्स। ये क्या है? ये समर सीजन में यानी कि मार्च अप्रैल में इनके बीज बोए जाते हैं। इनमें कॉमन प्लांट्स क्या हैं? इनमें है सनफ्लावर, मूंग, गोड, क्यूकम्बर, बिटर गोड, वाटरमेलन, मस्कमेलन इत्यादि। अब ये जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसमें बड़े सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं। इनके स्टेप्स क्या हैं? पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर आता है सोइंग, फिर आता है इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, उसके बाद आता है इरिगेशन, उसके बाद ज़रूरी चीज़ है वीड कंट्रोल, फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स और हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। सो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सीड्स को या बीज को बोने से पहले जो एक फील्ड है उसकी मिट्टी को सबसे पहले तो थोड़ा सा लूज किया जाता है। लूज किस लिए करते हैं? ताकि उसकी मिट्टी में हवा भर सके। हवा क्यों चाहिए? ताकि जो रूट्स है ना पौधों की, वो ज़्यादा एक तो डीप तक पेनिट्रेट करती हैं और उनको हवा चाहिए, एरेशन चाहिए रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। तो ये जो प्रोसेस है ना जिससे आप मिट्टी को लूज करते हैं उसको कहते हैं प्लोइंग। अब प्लोइंग में क्या होता है कि जो मिट्टी की सबसे टॉप सॉइल होती है ना, सबसे ऊपर की लेयर होती है सॉइल की, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है और यहीं पे वेंटिलेशन होती है जिसकी वजह से ग्रोथ होती है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि अर्थवॉर्म टाइप के, जो इस सॉइल को, इस मिट्टी को और ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं। ये फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज करते हैं? जो भी प्लांट्स या एनिमल्स के डेड रिमेन्स होते हैं ना मिट्टी में, ये उसको डीकम्पोज करते हैं जिससे कि न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में आए। अब इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे कहते हैं प्लो, यानी कि हल। अब जो प्लो है ये वुड का भी बना हो सकता है और आयरन का भी बना हो सकता है, या दोनों को कंबाइन करके भी बनाया जा सकता है। So, for plowing of the soil, domestic animals like ox, camel are also used, and plowing in big farms is done by using tractor-driven cultivator. अब जो फील्ड जिसको कि हमने प्लो कर दिया है और उसके ऊपर कुछ सॉइल के ऐसे पीसेस होते हैं जो थोड़े मोटे लम्प्स रह जाते हैं, उनको कहते हैं क्रम्स। इनको और ज़्यादा ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पीसेस इनके करे जाते हैं और इस प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं वुडन या आयरन प्लैंक। इस प्रोसेस को कहते हैं लेवलिंग। अब लेवलिंग जो है इससे हम इंश्योर करते हैं कि जब इरिगेशन हो रही है या जब मिनरल्स फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हम डाल रहे हैं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, तो पानी और मिनरल्स जो हैं इवनली फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट होकर सब पौधों को मिले। इससे सॉइल इरोजन भी रुकती है। नाउ समटाइम्स मैन्योर यानी कि खाद, इसको सॉइल में ऐड करते हैं प्लोइंग के काम से पहले। इससे क्या है कि जब प्लोइंग करते हैं तो खाद जो है वो सॉइल में प्रॉपरली मिक्स हो जाती है। लेट अस नाउ लुक एट द implements that are used in plowing. So the first one is the plow. अब प्लो क्या है? पुराने ज़माने में जो हल होता था वो वुड का होता था, आजकल जो है आयरन का बना हुआ भी यूज़ करते हैं। इन वुडन प्लो द लोअर एंड ऑफ द प्लो कॉल्ड द प्लोशेयर is made of a crooked shaped piece of wood fitted with a triangular strip of iron to form a tip. इसमें जो है मेन कटिंग ब्लेड होता है जो सॉइल के अंदर जाता है और सॉइल को या मिट्टी को तोड़ता है या लूज करता है। जो टॉप एंड है प्लो शेयर का वो हैंडल की तरह एक्ट करता है जिसे कि फार्मर पकड़ सकता है प्लो करते टाइम। और जो प्लो शेयर से अटैच्ड होते हैं बड़ी सी वुड जिसको हम कहते हैं प्लो शाफ्ट, उसका एक सिरा जो है वो परपेंडिकुलर बीम से अटैच रहता है और जो दूसरा सिरा है वो एनिमल्स जो कि प्लो को या हल को चलाते हैं उनके ऊपर अटैच्ड होता है। आजकल जो है सीरीज ऑफ कर्व्ड ब्लेड्स जिनको कि हम कल्टीवेटर कहते हैं वो ट्रैक्टर के साथ अटैच कर देते हैं और वो प्लो वाला काम करता है। So the use of cultivator saves both labor and time. The second implement is a hoe. Now it is a long handled tool with a thin metal blade. इसको हम यूज़ करते हैं या तो weeds जिसे कि खरपतवार कहते हैं उसे रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए। So it consists of a strong, broad and bent blade of iron fixed at one end of a long rod of wood or iron. अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है सोइंग।
यानी कि जो आपने फील्ड तैयार करी है उसमें आपने बीज को बोना है। अब जो सॉइल आपने प्लो कर ली, उसको लेवल कर लिया, अब उसके अंदर जो बीज बोने हैं उसके पहले आपने क्या देखना है कि जो बीज हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों। इसको चेक करने के लिए आप बीज को पानी में डाल सकते हैं। जो डिफेक्टिव बीज होंगे या जो खराब बीज होंगे वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे और उनको आप निकाल करके फेंक सकते हैं। जो पानी के नीचे सबमर्ज रहते हैं उनको आप सिलेक्ट करते हैं बोने के लिए। इसके अलावा जो आप बीज है वो आप कोशिश कर सकते हैं कि ट्रस्टेड सप्लायर से ही लें जो आपको अच्छी क्वालिटी के बीज देंगे। कुछ किसान अपने बीज खुद ही जो अपनी पैदावार होती है ना उगाई हुई उसमें से बचा के रखते हैं नेक्स्ट टाइम उनको बोने के लिए। सीड सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे सीड सिलेक्ट करेंगे तो उन पौधों में और उन सीड्स में कम डिजीजेस लगेंगे, कम बीमारियां लगेंगी। लेकिन अगर आपके सीड्स ही इन्फेक्टेड हैं तो आपकी जो नेक्स्ट पैदावार आएगी, जो क्रॉप आएगी, उसमें बड़े सारे सीड बोर्न डिजीजेस होंगे जिसके वजह से वो पैदावार भी कम हो जाएगी और जो क्रॉप है वो फेल भी हो सकते हैं कम्प्लीटली कि उनमें से आपको आपके जो ग्रेन्स पल्सेस हैं वो मिले ही ना। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है सीड सिलेक्शन के बाद कि बीज को आपने करेक्ट डेप्थ में बोना है। अगर आपने ज़्यादा नीचे उनको बो दिया तो उनको सफिशेंट एयर नहीं मिलेगी रेस्पिरेशन करने के लिए, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे और उनकी शूट सॉइल से ऊपर नहीं आ पाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर आपने सीड्स को सरफेस पे ही डाल दिया या बो कर दिया बड़े सरफेस के नज़दीक, तो क्या होगा कि जितने पक्षी हैं या आसपास के इंसेक्ट्स हैं वो उन सीड्स को खा जाएंगे। तब आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने उसको करेक्ट डेप्थ में ही बोना है। तीसरी चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है कि दो सीड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस हो ताकि सभी सीड्स में से जो प्लांट्स निकल रहे हैं उनको प्रॉपर पानी, न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट और जो बाकी के मिनरल्स हैं वो सही मात्रा में मिल सकें। So let us do this activity to separate damaged seeds from healthy seeds. You need a beaker, normal water and a few seeds. Put water in the beaker, put the seeds in the beaker, leave the beaker undisturbed for some time. You will observe that some seeds are floating on the surface of water while the others have sunk to the bottom. Now, some seeds are diseased or eaten from inside by pests. These hollow seeds become lighter and they float on the water surface. The healthy seeds are heavier and thus sink to the bottom. Now let us look at the implements used in sowing. ट्रेडिशनल टूल्स क्या होते थे? एक फनल शेप का इम्प्लीमेंट होता था जिसमें 2 या 3 पाइप्स जा रही होती थी और इन पाइप के जो सिरे थे वो काफ़ी शार्प एंड्स वाले थे। तो इनमें क्या करते हैं कि सीड्स को इस फनल में डाल देते हैं और फनल में से पाइप के थ्रू ये सॉइल में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट इज दी सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में लंबी ट्यूब्स हैं जिनका जो ऊपर का सिरा है वो फनल से कनेक्टेड है और इस फनल में सीड्स डाले जाते हैं। सीड ड्रिल को ट्रैक्टर के पीछे बांध दिया जाता है। तो जो सीड ड्रिल है वो कैसे काम करती है कि जब ट्रैक्टर चलता है तो सीड ड्रिल में की पाइप्स या जो ट्यूब्स हैं उनसे अलग अलग रोज बनती हैं जो प्रॉपरली स्पेस्ड आउट होती हैं और एक स्पेसिफिक डेप्थ में ये ट्रैक्टर के चलते टाइम सीड्स जो हैं सॉइल में जाते हैं। अब क्योंकि ये सीड्स जो हैं ट्रैक्टर के थ्रू जा रहे हैं उसके पीछे प्लो भी है तो सॉइल जो है बाद में इन सीड्स को कवर कर देती है जिससे कि बर्ड्स इन सीड्स को खा नहीं सकते। नाउ लेट अस लुक एट द मेथड्स यूज्ड इन सोइंग। द फर्स्ट वन इज ब्रॉडकास्टिंग. Now this is an ancient method of sowing. In this method seeds are sprinkled with hands into the prepared soil. अब इसकी मेन डिसएडवांटेज क्या है कि जब हाथ से आप स्प्रिंकल कर रहे हैं तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड में नहीं हो रही है, कहीं पे ज़्यादा सीड्स हैं और कहीं पे कम है। द नेक्स्ट वन इज ट्रांसप्लांटेशन. कुछ टाइप के क्रॉप्स में क्या है कि सीड्स को आप डायरेक्टली फील्ड में सो नहीं करते। आप क्या करते हैं कि नर्सरी में उन सीड्स से सीडलिंग्स या छोटी पौध तैयार करते हैं और फिर उन छोटी पौध जिनको कि सैपलिंग्स भी कहते हैं उनको आप फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। अब ट्रांसप्लांटेशन जो है ये एक
पैडी और कुछ टाइप की वेजिटेबल्स के लिए बड़ा कॉमन तरीका है जो अभी भी यूज़ होता है। अब ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि सीडलिंग्स को आप अपने हाथ से, जो फील्ड आपने प्रिपेयर करी है, उसको प्रॉपर डिस्टेंस में रोज़ में आप बोते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। जितने भी प्लांट्स हैं वो सॉइल से अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिसीव करते हैं। अब हर तरह के जो या अलग अलग तरह के जो क्रॉप्स हैं उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग है। एक टाइप के क्रॉप को कुछ एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए और दूसरे टाइप के क्रॉप को अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर एक ही फील्ड में एक तरह के क्रॉप आप बार बार ग्रो करेंगे तो उस फील्ड की जो सॉइल है उसमें वो पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो हैं कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। तो वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस या रिप्लेनिश करने के भी बड़े सारे तरीके हैं। पहला है एडिंग मैन्योर। मैन्योर माने कि खाद। खाद जो है ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि जो आपके प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट होते हैं ना, उनको एक गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया जाता है और जो माइक्रोब्स छोटे छोटे हैं वो इस वेस्ट को फिर डीकम्पोज करते हैं। खाद जो है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू जो आपके सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं। इसलिए आपको खाद जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा मात्रा में अपनी फील्ड में डालनी पड़ती है। बायोगैस प्लांट्स और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो स्लज पीछे रह जाता है वो ऑर्गेनिक होता है और उसको भी खाद की तरह यूज़ किया जाता है। अब खाद यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो ये ह्यूमस में रिच है, इसलिए इसके अंदर कैपेसिटी क्या है कि ये सॉइल को वो कैपेसिटी बढ़ा देता है कि वो पानी को अब्जॉर्ब करे और उसको रिटेन करे। इससे क्या है कि सॉइल इरोजन हम रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो खाद है ये अपने न्यूट्रिएंट्स को बड़ा स्लोली रिलीज करता है, तो जो प्लांट है वो ओवर यूज़ के डैमेज से बच जाता है। तीसरी इसकी क्या क्वालिटी है कि ये माइक्रोब फ्रेंडली है। इससे जो है कि जो माइक्रोब्स हमें सॉइल में चाहिए जिनसे कि एयरेशन हो सके या नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके, ये उन माइक्रोब्स को ग्रो करने में मदद करता है। और लास्ट चीज़ क्या है कि ये सॉइल को पोरस बनाता है जिससे इसमें हवा भर सकती है और रूट्स को रेस्पिरेशन के लिए ये हवा नेसेसरी है। लेकिन खाद यूज़ करने के थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि आपको ये खाद कहाँ से मिलती है? जो फार्म पे एनिमल्स, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनकी डंग से मिलती है। तो पानी और डंग को मिला करके जो स्लरी बनती है वो जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करती है, क्योंकि उससे कुछ गैसेस रिलीज होती हैं जैसे कि CH4, CO2 एंड H2S। और क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल नहीं है इसलिए ये रूट्स जो हैं इनको ईजिली अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक भी नहीं है। और चौथी चीज़ क्या कि ये बहुत बल्की होते हैं, इसलिए इनको स्टोर करना या ट्रांसपोर्ट करना इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है या दूसरा तरीका क्या है? बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स वो केमिकल्स हैं जो फैक्ट्री में प्रिपेयर करे जाते हैं। ये इनके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में होता है। कुछ कॉमनली यूज फर्टिलाइजर्स हैं जैसे कि यूरिया, पोटैश एंड सुपर फॉस्फेट। अब फर्टिलाइजर्स यूज़ करने के बड़े सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि एक तो सॉइल को इमीडिएटली जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये कि ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, स्पेशली जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं ना, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो क्रॉप्स को चाहिए। तीसरी इसकी एडवांटेज ये है कि फर्टिलाइज़र यूज़ करने से जो क्रॉप यील्ड है वो बढ़ जाती है। और चौथा एडवांटेज क्या है कि इसको स्टोर करना आसान है और इसको ट्रांसपोर्ट करना भी आसान है। लेकिन इनके भी डिसएडवांटेजेस हैं, इनके भी नुकसान हैं, जैसे कि जो फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिएंट्स हैं वो बारिश या इरिगेशन से बड़े इजीली बह के जा सकते हैं और प्लांट्स को नहीं मिलते। दूसरी चीज़, ये फर्टिलाइजर्स अगर आप ज़्यादा देर तक यूज़ करें तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है और फर्टिलाइजर्स जो हैं वो सॉइल के टेक्सचर को डैमेज करते हैं और उसको ज़्यादा पोरस बना देते हैं। अब क्या है कि जब आप केमिकल्स को ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं और वो बारिश के पानी से बहकर किसी नदी या लेक में जाके मिलते हैं
तो वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है, जो उस पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ये उनके लिए भी खतरा साबित होते हैं। फिर अगर आप नाइट्रेट का ज़्यादा यूज़ करेंगे सॉइल में, तो जो फ्री नाइट्रेट्स हैं वो क्रॉप्स को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए थोड़ा सा डेंजरस बना देते हैं। So many of the problems caused by manure and fertilizers can be avoided by using a balanced combination of both of them. Now we come to crop rotation. ये सबसे सिंपल मेथड है जिससे आप सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करते हैं और फार्मर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो, मान लीजिए एक बार उन्होंने अनाज की खेती करी तो दूसरी बार वो दाल की खेती करें। जैसे कि मान लीजिए एक बार किसी ने गेहूं उगाई तो नेक्स्ट सीजन में कोई लेग्यूमिनस दाल या क्रॉप उगा सकते हैं। इससे क्या है कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। जैसे आपको बताया था कि हर टाइप के जो क्रॉप्स हैं वो उनको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो अगर आप क्रॉप्स चेंज करेंगे तो एक टाइप के क्रॉप ने जो न्यूट्रिएंट्स लिए, उसके बाद आपने दूसरे टाइप के क्रॉप्स ग्रो करे, तो वो वाले न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने का टाइम मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ क्या है कि जो लेग्यूमिनस या पॉट बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपका पी, सोयाबीन, बीन्स, ये क्या करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी नाइट्रोजन है वो सॉइल में डायरेक्टली तो नहीं जा सकती, लेकिन इन प्लांट्स के रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं इनके नोड्स में, जो कि क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर की जो एयर या गैशियस फॉर्म में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके सॉइल में नाइट्रेट के फॉर्म में डालते हैं, जिससे कि रूट्स उनको अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो एक सीजन में अगर आपने कोई सीरियल या अनाज का क्रॉप ग्रो किया तो दूसरे उसके बाद में आप लेग्यूम का क्रॉप ग्रो करेंगे तो आपकी सॉइल में जो नाइट्रोजन है वो रिप्लेनिश हो जाएगी और केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more crops on the same piece of land during the same year is called multiple cropping. The practice is advantageous because it utilizes the nutrients of the soil more efficiently, resulting in a greater yield. This is because the nutritional requirements of two crops are different and the field is given more time to replenish its nutrients. एक और तरीका है which is called following. कई बार सॉइल जो है वो बैरन हो जाती है या उसके अंदर क्रॉप ग्रो नहीं करते, क्योंकि उस सॉइल में आपने एक के बाद एक बहुत क्रॉप्स ग्रो करे हैं। तो उस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए आप उसको एक सीजन उसमें कुछ भी नहीं उगाते। जब आप उसमें कुछ नहीं उगाते, एक सीजन के लिए उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं following. Now, what is organic farming? As you have studied that continuous use of chemical fertilizers and pesticides may make the soil barren and poisonous for the crops grown, organic farming is the form of agriculture that relies on crop rotation, green manure, compost, biological pest control, and mechanical cultivation to maintain soil productivity. It excludes or minimizes the use of synthetic fertilizers and pesticides. Hence, the practice of organic farming not only enhances the crop yield but also causes no harm to the environment. So, let us do this activity to show how growth of seedlings are affected by manure and fertilizers. So, take germinated moong seeds, fertilizers, manure, soil and water. Take any 3 pots and mark them as A, B and C. In pot A, put soil and manure. In pot B, put soil and fertilizer. In pot C, put only soil. Now plant the germinated moong seedlings in the 3 pots and pour equal amounts of water. Keep them in mild sunlight for some days and water them regularly. Observe their growth. You will find that seedlings with fertilizer have better growth, while the seedlings with manure have moderate growth, but the seedlings with only soil have not grown properly. Hence, fertilizers help farmers to get better yield of crops and manure improves soil texture and water retaining capacity. Now we come to the 4th step, that is irrigation.
प्लांट्स की रेगुलर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उनको पानी चाहिए। अब पानी जो है उसकी क्वांटिटी क्रॉप के टाइप पे डिपेंड करती है कि कितना पानी चाहिए। जो पानी देने का प्रोसेस है क्रॉप्स को, उसको कहते हैं इरिगेशन। जो मेजर सोर्स है इरिगेशन का वो क्या है? रेनफॉल। लेकिन बारिश का जो पानी है वो सही टाइम पे सही अमाउंट में गिरे ज़रूरी नहीं है। इसलिए फार्मर्स को अपनी फील्ड के नज़दीक ऑल्टरनेटिव पानी का सोर्स चाहिए, जैसे कि ट्यूबवेल्स, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, जिनसे कि कनाल्स के थ्रू पानी इनकी फील्ड तक पहुंच सके। अब जो पानी का अमाउंट है वो एडिक्वेट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा हुआ तो क्रॉप्स को नुकसान है, और ज़्यादा पानी डालने से फील्ड में वाटर लॉगिंग हो सकती है, यानी कि पानी रुक सकता है। इससे क्या है कि सॉइल में जो है सॉल्ट का अमाउंट बढ़ जाता है और जो क्रॉप्स की ग्रोथ है वो भी खराब हो जाती है। सो लेट अस लुक एट द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड क्या था कि पानी को आप कुएं या पॉन्ड या लेक से ह्यूमंस या कैटल के थ्रू आप ड्रॉ करते थे और वहां तक पहुंचाते थे। इसमें मोट, जो कि एक पुली सिस्टम है, चेन पंप, ढेकली और राहत, जिसे कि आप लीवर सिस्टम कहते हैं, ये कुछ मेथड्स थे इरिगेशन के। नाउ लेट अस लुक एट मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। आजकल क्या है कि पानी को पंप के थ्रू उसके सोर्स से लिफ्ट किया जाता है। ये पंप्स डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी से चलते हैं। अब मॉडर्न मेथड जो हैं ये इकोनॉमिकल हैं, क्योंकि इनसे आप पानी की वेस्टेज को रोक सकते हैं। अब ये मॉडर्न मेथड्स क्या हैं, जिसमें पहला आता है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। नाउ दिस मेथड इज सिमिलर टू द फॉलिंग रेन। ये बारिश के जैसा दिखता है। इट इज मोर इफेक्टिव ऑन द अनइवन लैंड्स where water is available in lesser quantity। तो छोटी पाइप्स होती हैं जिनके ऊपर रोटेटिंग नोजल्स होते हैं। अब ये जो हैं वर्टिकली हॉरिजॉन्टल पाइप्स के ऊपर जॉइंट होती हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। तो जो पानी की बूंदें हैं वो ग्राउंड पे बिल्कुल रेन ड्रॉप्स या बारिश के पानी की तरह पड़ती हैं और पूरी सॉइल सरफेस को इरिगेट कर देती हैं। ये बहुत ही इकोनॉमिक मेथड है सैंडी सॉइल के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है ड्रिप इरिगेशन। इसको हम ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं। व्हेन अ फील्ड इज इरिगेटेड, जब फील्ड में हम पानी पहुंचाते हैं तो बहुत छोटा अमाउंट है पानी का जो कि प्लांट्स एक्चुअल में यूज करते हैं। बाकी का पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है, वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज करते हैं तो पाइप्स डली होती हैं जिनमें प्लास्टिक ट्यूब्स होते हैं जो ग्राउंड में बेरीड होते हैं, और उनमें से थोड़ा थोड़ा सा पानी सॉइल के सरफेस में रूट के पास, प्लांट के रूट के पास ड्रिप करता है। इससे क्या है कि बाकी सारी सॉइल में पानी वेस्ट नहीं होता और पानी की जो इवेपोरेशन है वो भी बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट वी कम टू वीड कंट्रोल। फील्ड्स में क्रॉप्स के साथ बहुत सारे वैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं जो हमें नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए प्लांट्स, उनको हम कहते हैं वीड्स या कि खरपतवार। अब ये वीड्स क्यों हार्मफुल हैं? क्योंकि ये क्रॉप प्लांट्स का वाटर, न्यूट्रिएंट्स, लाइट और स्पेस जो है ये ले लेते हैं। इसकी वजह से क्रॉप की जो यील्ड है वो कम हो जाती है। कुछ वीड्स या खरपतवार ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये सीड्स जो हैं ये आपके जो ग्रेन्स मेन उग रहे हैं उनके साथ मिक्स हो जाएं तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए डेंजरस हैं, और अगर एनिमल्स इन्हें खा लें तो उनके लिए भी डेंजरस हैं। तो वीड्स को निकालना बहुत ज़रूरी है और इस प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग। अब वीडिंग करने के मेथड्स क्या हैं? पहला है मैनुअली। अब बेस्ट टाइम क्या है कि वीड्स में फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस होने से पहले उनको हाथ से निकाल दिया जाए मैनुअली। इसके लिए आप खुरपी या जिसे ट्रॉवल कहते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिकल या हैरो को भी यूज़ कर सकते हैं। सीड ड्रिल को भी यूज़ कर सकते हैं आप वीड्स को निकालने के लिए। द नेक्स्ट इज बाय यूजिंग वीडीसाइड्स। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनको अगर आप डालेंगे तो जो वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। ये वीडीसाइड्स हैं 2,4-D। ये जो केमिकल्स हैं इनको पानी के साथ डाइल्यूट करके फील्ड में स्प्रे कर दिया जाता है ताकि वीड्स मर जाएं। अब ये सिर्फ वीड्स को डैमेज करते हैं, क्रॉप्स को नहीं। वीडीसाइड स्प्रे करने का जो करेक्ट टाइम है वो वीड्स का वेजिटेटिव फेज है, उनकी फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन से पहले।
लेकिन वीडीसाइड्स जो हैं वो फार्मर की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। तो वीडीसाइड को स्प्रे करते टाइम फार्मर्स को कुछ सावधानियां बरतनी ज़रूरी हैं, जैसे कि उनको अपना मुंह और नाक कपड़े से कवर कर देना चाहिए। लेट अस नाउ लुक एट द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन किससे चाहिए? कुछ ऐसे पेस्ट होते हैं जैसे कि आपके रोडेंट्स हो गए, चूहे या रैबिट्स, या फिर बर्ड्स हो गए या इंसेक्ट्स हो गए, ये इन क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं। अगर ये डैमेज कर देंगे तो यील्ड कम होगी और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए आपको क्रॉप कम मिलेगा। इसके अलावा कुछ पेस्ट ऐसे भी होते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस। अब ये जो माइक्रोब्स हैं ये क्रॉप प्लांट्स में डिजीज़ पैदा करते हैं। इनको कम करने के लिए या हटाने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है जिससे कि ये पेस्ट जो हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाएं। बर्ड्स को भगाने के लिए ज़्यादातर वो एक ह्यूमन जैसा पुतला लगा देते हैं, स्केयरक्रो। लेकिन जो डिजीज़ेज़ हैं वो सीड बोर्न हो सकते हैं या सॉइल से आ सकते हैं या हवा से आ सकते हैं। ऐसे डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स एंड फंजीसाइड्स, और कई बार हम ऐसे सीड्स को ब्रीड करते हैं जो कि डिजीज़ को रेजिस्ट करें, वो उनको जल्दी डिजीज़ ना लगे। Now, weedicides and pesticides are poisonous and non-biodegradable in nature. So, when they accumulate in the soil, they get absorbed by the plants and through them enter our bodies. Inside our body, they accumulate in fat tissue, thereby causing irritation of the skin and the respiratory tract, and can even cause cancer in the long run. So, pesticides also run off with water in the soil and enter water bodies with the rain, thus causing harm to the aquatic organisms. So for all these reasons, scientists are trying to find natural or biological ways of controlling weeds, pests and diseases. One way is to use the natural enemies of weeds and pests to kill them, and another way is to develop disease resistant varieties of crop. So now we will look at harvesting, threshing and winnowing. जब एक क्रॉप मैच्योर हो गया तो उसको कट करना ज़रूरी है। इस कट करने के प्रोसेस को कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग हाथ से भी करी जा सकती है और सिकल की मदद से भी करी जा सकती है। इसको मशीन से भी करते हैं जिसको हम कहते हैं हार्वेस्टर एंड कंबाइन। इंडिया में दोनों तरीके यूज़ होते हैं, हाथ से भी और हार्वेस्टर से भी। हार्वेस्ट करने के बाद जब आप ग्रेन को उसके शैफ या कि छिलके से सेपरेट करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। कुछ फार्मर्स जो हैं ये जो बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं ना पौधे, इनको ग्राउंड पे या एक दूसरे के साथ बीट कर करके मैन्युअली करते हैं। इससे क्या होता है कि ग्रेन सेपरेट हो जाता है। कुछ क्या करते हैं कि वो विनोइंग का मेथड यूज करते हैं। ऑल द थ्री ऑपरेशंस, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, कैन बी डन बाय कंबाइन हार्वेस्टर और सिंपली बाय कंबाइन। ये मशीन जो है कंबाइन, इसमें तीनों ऑपरेशंस एक साथ होते हैं और जो क्लीन या साफ ग्रेन है वो अलग से एक जगह पे डिलीवर हो जाता है। अदर देन दिस, विनोइंग इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ विनोइंग मशीन। नाउ वी कम टू द स्टेप ऑफ स्टोरेज। अब ग्रेन्स हार्वेस्ट तो हो गए, इसके बाद इनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो उनकी स्टोरेज जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। अब जो फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप है उसके अंदर मॉइस्चर होता है, वाटर कंटेंट होता है, तो इसको प्रॉपर ड्राई करके तब इसको हम स्टोर करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर हम ड्राई नहीं करेंगे तो फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस ग्रेन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो एक नेचुरल तरीका है इसको ड्राई करने का, इनको धूप में सुखाया जाता है। ठीक है, अब फूड ग्रेन्स को जो है प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है ताकि जो इंसेक्ट्स और रोडेंट्स यानी कि चूहे इत्यादि हैं वो इन्हें खा ना जाएं। जो फार्मर्स हैं वो इनको जूट बैग्स या फिर मेटालिक बिन्स में स्टोर करते हैं। लेकिन जो लार्ज स्केल स्टोरेज है वो सिलोज और ग्रेनरीज में होती है, तो इनसे इनको पेस्ट से बचाया जाता है। जो छोटे लेवल के फार्मर्स हैं वो अपने ग्रेन्स को घर पे ही स्टोर कर लेते हैं।
जो स्टोर करने का तरीका है उसमें ज़्यादातर या कभी कभी ड्राइड नीम के पत्ते जो हैं वो साथ में डाले जाते हैं। जो ड्राई नीम के पत्ते हैं ये भी पेस्ट्स को दूर रखते हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि नीम में नेचुरल इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है। अदर दैन इट, फॉर प्रोटेक्टिंग ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड बिफोर स्टोरेज। नाउ वी कम टू कोल्ड स्टोरेज। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। यहाँ का टेम्परेचर जो मेंटेन किया जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक है। इससे क्या है कि इतने कम टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती। ऑल्सो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के एंजाइम्स हैं वो भी काम नहीं करते, जिससे कि ये सड़ते नहीं हैं। लेकिन इस टेम्परेचर में जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को स्टोर करते हैं बहुत ज़्यादा देर तक, या फिर टेम्परेचर इससे ज़्यादा लो कर दें, तब भी फल सब्जी आपके ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ जो है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करके रखा जाता है, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी हाई रहेगी तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं अपना मॉइस्चर लूज़ नहीं करेंगे। ह्यूमिडिटी लो रहेगी तो इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। Now let us come to food from animals. प्लांट सोर्सेज के अलावा हमें एनिमल से भी बहुत टाइप के अलग अलग फूड या खाने की चीज़ें मिलती हैं। इसलिए कुछ एनिमल्स को ब्रीड करके उनकी देखभाल करी जाती है। इस प्रोसेस को या ऐसे एनिमल्स को कहते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जिनको कि इंसान उनकी देखभाल करता है ताकि उनसे अलग अलग तरीके के खाने मिले, इनको कहा जाता है लाइफ स्टॉक। अब इनसे हमें किस तरह के फूड आइटम्स मिलते हैं? इनसे हमें मिलता है मिल्क, बटर, फिश, मीट, एग्स, कॉड लिवर ऑयल एक्सेट्रा। मिल्क जो है ज़्यादातर लोगों के खाने का एक अहम पार्ट है, स्पेशली छोटे बच्चे और इन्फेंट्स के लिए। फिश जो है, जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उनके खाने का मेजर पार्ट है। इसलिए जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें कि आप डोमेस्टिक एनिमल्स को ब्रीड करते हैं, रेस करते हैं, उनकी प्रॉपर देखभाल करते हैं, उनको फूड, शेल्टर और रिक्वायर्ड केयर देते हैं, इस इंडस्ट्री को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सो कैटल, पोल्ट्री, फिश, honey bees all are reared under animal husbandry. Now let us look at the key takeaways from this chapter. The science and practice of farming and cultivation of crop plants is called agriculture. Kharif crops are sown in the rainy season and are harvested in October-November. Rabi crops are sown in winter season and harvested in March-April. Sowing is the process of planting seeds. Manure and fertilizers are substances that are added to the soil for the healthy growth of the plants. Irrigation is the process of supplying water to crops. Crops can be protected from pests and diseases with the help of pesticides, and weeds can be controlled by using weedicides. Food is also obtained from animals, and the practice of breeding and rearing animals for the production of food, fiber, work and pleasure is called animal husbandry. So I hope this chapter is clear to everyone, and answering questions based on this chapter will now be easy.